हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कंट्रोल सी कंट्रोल वी। आज हम द साउंड ऑफ म्यूजिक चैप्टर का वर्किंग विद लैंग्वेज के क्वेश्चंस करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। पार्ट 1, लुक एट दीज सेंटेंसेस। एवलिन वाज डिटरमिन्ड to live a normal life. Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. The italicized parts answer the questions: what was Evelyn determined to do? And what did Evelyn manage to do? They begin with a to verb: to live, to conceal. Complete the following sentences beginning with a to verb, trying to answer the questions in brackets. So part 1 में आपसे कहा जा रहा है कि ये जो एग्जाम्पल्स है सेंटेंसेस के, जिसमें एवलिन वॉज डिटरमिन्ड टू लिव अ नॉर्मल लाइफ एंड सेकेंड वन एवलिन मैनेज टू कंसील। सो ये जो टू लिव या टू कंसील है, इनको टू वर्ब्स बोलते हैं। एक्चुअली इनका एक बहुत ही फॉर्मल नेम है जो इंग्लिश ग्रामर में यूज होता है, इनको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव्स। सो कोई भी वर्ब का जो टू फॉर्म होता है उसको हम इन्फिनेटिव्स बोलते हैं। एंड स्पेशली जब आप लैंग्वेजेस सीख रहे होंगे, मल्टीपल लैंग्वेजेस, या आपको इंटरनेट पे कुछ भी मटेरियल ढूंढना है इन पर्टिकुलर फॉर्म्स के लिए, सो आप इन्फिनेटिव्स अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। सो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आपको बताया जा रहा है कि ये जो आंसर्स है टू लिव अ नॉर्मल लाइफ, ये किस क्वेश्चन का आंसर है कि व्हाट वाज एवलिन डिटरमिन्ड टू डू। सो वो क्या करने के लिए डिटरमाइंड थी। सो जो भी टू डू क्वेश्चंस होते हैं, सो बेसिकली डू यानी वी आर आस्किंग अबाउट अ एक्शन, सो टू एक्शन यानी टू वर्ब। सो टू वर्ब फॉर्म जो भी होते हैं उनको इन्फिनेटिव्स, जैसे कि मैंने कहा, बोलते हैं। वो यूज करके आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। द स्कूल स्पोर्ट्स टीम होप्स डैश, एंड क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है वो ब्रैकेट में दिया गया है, व्हाट डज इट होप टू डू। सो अगेन यू हैव टू आंसर अ टू डू क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे टू प्लस एक वर्ब आएगा, इन्फिनेटिव फॉर्म में एक वर्ब आएगा। तो स्कूल की स्पोर्ट्स टीम क्या होप कर रही है, एंड ऑब्वियसली इट विल होप टू विन। सो द स्कूल स्पोर्ट्स टीम होप्स टू विन। एंड स्पोर्ट्स के लिए यू नो कि चैंपियनशिप वगैरह ऐसे टर्म्स होते हैं, सो यू कैन राइट टू विन द चैंपियनशिप। वी ऑल वॉन्ट डैश, वॉट डू वी ऑल वॉन्ट टू डू। तो दिस इज द क्वेश्चन कि हम सब क्या करना चाहते हैं, एंड वी हैव टू आंसर इट विद टू फॉर्म ऑफ द वर्ब वी ऑल वॉन्ट। सो यू कैन राइट टू बी हैप्पी। सो हम सब खुश होना चाहते हैं, दिस इज द आंसर। एंड आप नोटिस कीजिए कि यहाँ पे जो टू फॉर्म है, इट इज फॉर द बी वर्ब to be. Third, they advised the hearing impaired child's mother dash, what did they advise her to do। so उन्होंने क्या एडवाइस किया। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि वो कोई लोग हैं, वी डोंट नो हु, मे बी दे आर द डॉक्टर्स, दे आर द कंसल्टेंट्स। उन्होंने क्या एडवाइस किया बच्चे की माँ को, एंड बच्चा कैसा है, ही इज हियरिंग इम्पेयर्ड। तो अगर कोई बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड है उसको आप कैसी एडवाइसेस दे सकते हैं, या तो फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं उनको एक स्पेशल स्कूल में भेजा जाए, या वो कुछ हियरिंग एड उनके लिए खरीद लें। सो यू कैन राइट एनीथिंग, बट ओनली पॉइंट इज कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको टू फॉर्म यूज करना है। सो एडवाइज द चाइल्ड्स मदर टू सेंड हिम टू अ स्पेशल स्कूल। नाउ आप नोटिस कीजिए इस पर्टिकुलर फ्रेज में दो टूज आ रहे हैं। दिस इज वन इज विद द वर्ब टू सेंड एंड वन इज हियर। सो ये जो फर्स्ट वन है ये इन्फिनेटिव फॉर्म है वर्ब का, जैसा इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। एंड ये जो टू वर्ड है यहाँ पे, दिस इज अ प्रेपोजिशन। सो डोंट कंफ्यूज बिटवीन अ टू फॉर्म ऑफ द वर्ब और एक प्रेपोजिशन से, तो दोनों में डिफरेंस होता है। सो दिस इज अ गुड एग्जाम्पल जब आप दोनों के बीच में डिफरेंस समझ सकते हैं। द अथॉरिटीज परमिटेड अस टू डैश, तो अथॉरिटीज ने हमें परमिट किया क्या करने के लिए, डैश। वॉट डिड द अथॉरिटीज परमिट अस टू डू। सो हमें अथॉरिटीज ने क्या करने के लिए परमिट किया। सो यू कैन इमेजिन एनी सिचुएशन, आप कोई भी सिचुएशन इमेजिन कीजिए। मे बी शायद करंट सिचुएशन जो चल रही है कोविड वाली, उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो उसके रिलेटेड आप कुछ आंसर लिख सकते हैं कि अथॉरिटीज ने हमें परमिट किया टू ट्रैवल टू नेक्स्ट स्टेट। तो अभी जैसे इंटर स्टेट ट्रैवल में बहुत रेस्ट्रिक्शंस हैं, सो मे बी उसको एक कॉन्टेक्स्ट लेके आप आंसर कर सकते हैं। सो द अथॉरिटीज परमिटेड अस टू ट्रैवल बाय रोड। तो हमें परमिशन दे दी क्या चीज के लिए, रोड से ट्रैवल करने के लिए। अ म्यूजिशियन डिसाइडेड टू डाई, सो उसने क्या डिसाइड किया। सो म्यूजिशियन क्या डिसाइड कर सकता है, मे बी टू परफॉर्म फॉर फ्री इन एन ऑर्फनेज। सो उसने कुछ कॉज के लिए ऑर्फनेज में जाके, ऑर्फनेज यानी अनाथ आश्रम, ऑर्फनेज में जाके फ्री में बजाने का, परफॉर्म करने का उसने डिसीजन लिया। यू कैन राइट ऑलमोस्ट एनीथिंग, जस्ट यू हैव टू इंश्योर कि आप किसी भी वर्ब का टू फॉर्म लिख रहे हैं। एंड जब भी आप टू फॉर्म लिखते हैं कोई भी वर्ब का, that would be in simple present form. So this verb will in its simple present form, but more formally हम उनको infinitives बोलते हैं। so वो अपने infinitive form में रहेगा, क्योंकि simple present अगर मैं बोलूँ go and goes, so goes is also simple present, but जो यहाँ पे हमें बोला जा रहा है that is to go, so this is the infinitive, so this will be wrong here।
So to performs नहीं होगा, to perform होगा. That is the infinitive form. Part 2. From the text on Bismillah Khan, find the words and phrases that match these definitions and write them down. The number of paragraphs where you will find the words or phrases has been given for you in brackets. So part 2 में बिस्मिल्लाह खान वाले चैप्टर में आपको ऐसे वर्ड्स एंड फ्रेजेस फाइंड करने हैं आपके टेक्स्ट में से जो इन पर्टिकुलर टेक्स्ट से मैच करे. सो फॉर एग्जांपल पार्ट 1 में दिया गया है द होम ऑफ रॉयल पीपल. सो आपको इस पैराग्राफ में आपको पैराग्राफ नंबर भी दिया गया है. सो इस पैराग्राफ में आपको एक सिमिलर वर्ड या फ्रेज ढूंढने हैं जो कि इनके मीनिंग से मैच करें. सो द फर्स्ट वन इज द होम ऑफ रॉयल पीपल. सो इसका आंसर होगा रॉयल रेसिडेंस. द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन. सो अकेले रहने के स्टेट के लिए हमें वर्ड्स या फ्रेजेस ढूंढने हैं एंड दिस इज इन पैराग्राफ 5. सो अगर आपको याद होगा हमने ये पर्टिकुलर वर्ड को डिटेल में डिस्कस किया था, दैट इज सॉलिट्यूड, चैप्टर की रीडिंग में. एंड सॉलिट्यूड का मतलब यही होता है द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन. अ पार्ट विच इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, समथिंग या ऐसी चीज जो कि बहुत ज़्यादा पूरी तरह से नेसेसरी होती है, ये भी हमने डिस्कस किया था एंड ये पैराग्राफ 2 में है. इट इज़ इनडिस्पेंसिबल. एंड अगर आपने इस पर्टिकुलर चैप्टर के क्रॉसवर्ड को भी सॉल्व किया होगा सो आपको ये वर्ड उसमें मिला होगा. इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट आप लिख सकते हैं बिकॉज यहाँ पे एक पार्ट करके बोला जा रहा है. सो इट इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट. टू डू समथिंग नॉट डन बिफोर. सो ऐसी चीज़ जो पहले ना की गई हो एंड ये आपको पैराग्राफ 5 में ढूंढना है. सो पहले किसी ने कुछ ना किया हो वो ऐसी चीज़ करना है, दैट इज़ इन्वेंट. सो आप जब भी किसी चीज़ को इन्वेंट करते हैं तो पहली बार उस चीज़ को बनाते हैं, दैट इज़ इन्वेंट. विदाउट मच एफर्ट 13th पैराग्राफ में है ये भी हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था, दैट इज़ एफर्टलेसली. क्विकली एंड इन लार्ज क्वांटिटीज डैश एंड डैश एंड ये पैराग्राफ 9 में है. थिक एंड फास्ट. सो थिक का मतलब होता है लार्ज क्वांटिटीज एंड फास्ट यानी क्विकली. सो थिक एंड फास्ट का मतलब क्विकली एंड इन लार्ज क्वांटिटीज. सो मोर और लेस ये जो पर्टिकुलर पार्ट था दिस इज अबाउट वोकैबुलरी. एंड अगर आपने लाइन बाय लाइन रीडिंग की वीडियोस देखे हैं हमारे एंड अगर आपने क्रॉसवर्ड भी सॉल्व किए तो आपके लिए बहुत आसान हो गया होगा. पार्ट 3 टिक द राइट आंसर. सो आपको 2 ऑप्शंस दिए गए हैं हर एक क्वेश्चन में एंड आपको करेक्ट आंसर को टिक करना है एंड इट इज अगेन वर्ड एंड देयर मीनिंग. सो ये भी वोकैबुलरी का क्वेश्चन हो गया. सो इटैलिक्स में आपके वर्ड दिए गए हैं एंड आपको सिमिलर टू दैट उससे रिलेटेड मीनिंग आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है उसके कॉन्टेक्स्ट में. इसका आंसर देते समय आपको समझाऊंगा कैसे. सो पार्ट 1 व्हेन समथिंग इज रिवाइव्ड इट डैश. सो रिवाइव का मतलब अगर आपको याद होगा तो होता है कि किसी चीज़ को वापस लाइफ में लाना. अगर कोई चीज़ मर गई है उसको वापस लाइफ देना उसको रिवाइव करना बोलते हैं. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दैट इट लिव्स अगेन. व्हेन अ गवर्नमेंट बैन्स समथिंग इट वांट्स इट. सो अगर गवर्नमेंट जब कुछ बैन करती है तो उसका मतलब क्या है, इट वांट्स इट स्टार्टेड नहीं होगा, स्टॉप्ड होगा. वो चाहती है कि वो चीज़ स्टॉप हो जाए. When something is considered auspicious, so auspicious का अगर आपको मीनिंग याद होगा तो हमने बोला था auspicious मतलब होता है शुभ, जो गुड फॉर्च्यून लाए या कुछ जो कि शुभ हो. सो अगर कोई चीज़ शुभ होती है तो हम उसको क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, वेलकम करते हैं. ऑब्वियसली हम वेलकम करते हैं. सो इट इज़ द राइट आंसर. सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि इसका डायरेक्टली अगर आपको मीनिंग पता है तो आप इसका कॉन्टेक्स्ट समझ के राइट आंसर चूज कर सकते हैं. सो दिस इज मोर और लेस लाइक वोकैबुलरी based question. When we take to something, we find it boring or interesting. So take to, now के chapter में took to, it is a phrasal verb of take and इसका मतलब होता है you are attracted to something या you are interested in something. So definitely इसका आंसर हो जाएगा you find it interesting. When you appreciate something, you dash. So अगर आप किसी चीज़ को appreciate करते हैं मतलब आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं एंड प्रशंसा आप कब करते हैं, यू फाइंड इट गुड एंड यूजफुल. सो आप किसी चीज़ को अच्छा और यूजफुल मानते हैं तभी आप उसको अप्रिशिएट करेंगे. सो इसके कॉन्टेक्स्ट में ये करेक्ट आंसर होगा. व्हेन यू रेप्लिकेट समथिंग, रेप्लिकेट का मतलब होता है डुप्लीकेट. सो यू डू इट फॉर द सेकेंड टाइम. सो फर्स्ट टाइम करेंगे तो उसको आप रेप्लिकेशन नहीं बोलेंगे, बट आप अगर उसको वापस सेकेंड टाइम करें तो दैट इज यू आर डुप्लीकेटिंग समथिंग और रेप्लिकेटिंग. व्हेन वी कम टू टर्म्स विद समथिंग, so come to terms with, so come to terms with something यानी when you accept something. So this is an idiomatic phrase and इसका मतलब होता है when you accept something. So जब आप किसी चीज़ को accept कर लेते हैं किसी भी situation को, so it is still upsetting या no longer upsetting. So क्या वो आपको still upset करती है या नहीं करती है. So obviously जब आप किसी चीज़ को accept कर चुके हैं so it is no longer upsetting. Before we move on to next question, इस क्वेश्चन से आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि समटाइम्स रियल वर्ल्ड में आपको वर्ड के मीनिंग्स नहीं पूछे जाते, बट
जब आपको उन वर्ड्स का मीनिंग पता होता है देन यू कैन फाइंड आउट द करेक्ट कॉन्टेक्स्ट, आपको करेक्ट कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा और आप अकॉर्डिंगली करेक्ट वे में चीज़ों को आंसर कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन उसी चीज़ को काइंड ऑफ कॉपी कर रहा है कि आपको डायरेक्टली इन वर्ड्स का मीनिंग नहीं पूछा जा रहा है, बट अगर आपको मीनिंग पता है तभी आप इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज़ मोर पॉपुलर। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर फॉर्मेट भी है कि जहाँ पे चेक किया जाता है कि अगर आपको मीनिंग पता है तो आप सही कॉन्टेक्स्ट चूज करेंगे रादर देन आपसे मीनिंग पूछा जाए, क्योंकि ऑब्वियसली आपसे डिक्शनरी तो नहीं बनवाई जा रही है यहाँ पे। बट अगर आपने सही से उसका अगर आपको आंसर पता है, अगर आपको एटलीस्ट यूसेज भी पता है, अगर आपको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं तो एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत उसका क्लोज टू बाय मीनिंग भी पता है, सो आप इन पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एंड इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करेक्टली करने का एक ही तरीका है, दैट इज यू प्रैक्टिस वोकेबलरी। आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वर्ड्स को यूज़ करने की कोशिश कीजिए अपने डे टू डे लाइफ में, तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे वर्ड्स को यूज़ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। पार्ट 4, डिक्शनरी वर्क। द साउंड ऑफ शहनाई इज ऑस्पिशियस. The auspicious sound of the Shehnai is usually heard at marriages. The adjective auspicious can occur after the verb be, as in the first sentence, or before a noun, as in the second. But there are some adjectives which can be used after the verb be and not before a noun. For example, Ustad Fayyaz Khan was overjoyed. We cannot say the overjoyed man. So ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके लिए, बिकॉज यहाँ पे आपको एडजेक्टिव्स को थोड़ा डीपली समझने का मौका मिलता है एंड उनके यूसेजेस को डीपली समझने का मौका मिलता है। सो ऑस्पिशियस इज एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव है। एंड अगर आप यहाँ पे बोल रहे कि द साउंड ऑफ शहनाई इज ऑस्पिशियस, कि शहनाई का साउंड है वो शुभ होता है। सो व्हेन समथिंग इज समथिंग, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि डॉग इज एन एनिमल, राइट, सो इसमें क्या होता है, डॉग इज अ नाउन एंड एनिमल इज अ नाउन। सो आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं एंड दिस इज अ नाउन, बट इन दिस केस इवन दो ये इज के बाद आ रहा है, इट इज नॉट अ नाउन, इट इज स्टिल एन एडजेक्टिव। एंड ये जो एडजेक्टिव है ये स्टिल इस पर्टिकुलर सेंटेंस का जो भी सब्जेक्ट है उसको ही डिफाइन कर रहा है। सो द साउंड ऑफ शहनाई को ही वो डिस्क्राइब कर रहा है। सो द साउंड दैट इज द सब्जेक्ट इस पर्टिकुलर सेंटेंस का, ये एडजेक्टिव उस ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है या उसकी ही क्वालिटी को बता रहा है। सो अगेन इस पर्टिकुलर सेंटेंस में जब वो जो सब्जेक्ट है, जो नाउन है, उसके पहले लगता है, विच इज़ द मोर पॉपुलर यूसेज, वो भी इधर साउंड को डिफाइन कर रहा है या उसकी क्वालिटी को बता रहा है। सो इन बोथ द केसेस ऑस्पिशियस जो है साउंड को ही डिफाइन कर रहा है, बट इनका यूसेज डिफरेंट है। फर्स्ट वन में वो वर्ब के बाद आ रहा है एंड सेकेंड केस में वो नाउन के पहले आ रहा है। सो दो केसेस बनते हैं, दैट इज आफ्टर वर्ब, एंड दूसरा केस है जो कि ज़्यादा पॉपुलर केस है, दैट इज बिफोर नाउन। सो फर्स्ट सेंटेंस इज आफ्टर वर्ब का एग्जाम्पल और सेकेंड वन इज बिफोर नाउन का एग्जाम्पल। एंड जो वर्ब है जो मोस्टली यूज्ड ऐसे जो एडजेक्टिव्स के साथ वर्ब्स हैं वो है, एक तो है बी, एक है बिकम, फिर फील, गेट, लुक, सीम, स्मेल, साउंड। तो ये जो पर्टिकुलर वर्ब्स हैं इनके साथ इस तरह से एडजेक्टिव्स का यूज किया जाता है जब उनको आफ्टर वर्ब लगाया जाता है। तो जो ये जो आफ्टर वर्ब केसेस हैं एडजेक्टिव के, इनमें जो वर्ब है ये मोर ऑफन देन नॉट ये वर्ब्स ही होते हैं। एंड अगर आपको इस चीज में कंफ्यूजन है कि इज कैसे बी का फॉर्म है, तो अभी हमने इन्फिनेटिव्स पढ़ा था। सो जो इन्फिनेटिव फॉर्म है वो है टू बी, तो दिस इज द इन्फिनेटिव फॉर्म। एंड बी का ही डिफरेंट फॉर्म्स क्या है, एक है इज सिंगुलर में एंड अनदर इज आर। सो दिस इज अ बी वर्ब एंड इसके ही ये फॉर्म्स हैं। सो दिस इज कॉल्ड द इन्फिनेटिव फॉर्म एंड ये जो है ये आपकी फॉर एग्जांपल थर्ड पर्सन सिंगुलर, दिस इज थर्ड पर्सन प्लूरल और सेकंड पर्सन सिंगुलर, एंड यही फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में बन जाता है आई एम, राइट। सो एम फॉर्म है, सो ये भी बी का ही फॉर्म है, एम। सो ऑस्पिशियस ऐसा एग्जाम्पल एडजेक्टिव का जो दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है, इट कैन कम आफ्टर द वर्ब और ये नाउन के पहले भी आ सकता है। बट ओवरजॉयड ऐसा एडजेक्टिव है जो कि सिर्फ और सिर्फ आफ्टर वर्ब केसेस में यूज किया जाता है, यू कैन नॉट प्लेस इट बिफोर नाउन। तो आप ये नहीं बोल सकते हो ही इज एन ओवरजॉयड मैन, नहीं, ऐसे वर्ड ये गलत यूसेज है, यू कैन नॉट यूज इट। सो ऐसे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं एंड ये एक्सरसाइज आपके लिए इसलिए की जा रही है कि जब भी आप डिक्शनरी देखें तो जब भी कोई वर्ड एडजेक्टिव है तो उसके नीचे ये पर्टिकुलर हिंट लिखा रहता है। इफ इट इज स्ट्रिक्टली आफ्टर वर्ब एडजेक्टिव तो उसके नीचे लिखा रहेगा कि इट इज एन आफ्टर वर्ब एडजेक्टिव, और इट इज अगर स्ट्रिक्टली बिफोर नाउन एडजेक्टिव जो कि आफ्टर वर्ब नहीं लग सकता तो वहाँ पे लिखा रहता है ओनली बिफोर नाउन। सो इस तरह से डिक्शनरी में उसका कॉशनरी यूसेज लिखा रहता है एंड इस एक्सरसाइज में आपसे बोला जा रहा है कि आप उसको नोटिस करें। एंड यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि किस तरह से आपको बताया जाता है। सो ये जो एग्जाम्पल्स है ये हैं ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी के 2005 एडिशन की। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एडजेक्टिव है एल्डर,
सो यहाँ पे लिखा गया है कि इट इज़ यूज एज एन एडजेक्टिव ऑल्सो एज अ नाउन, एंड एडजेक्टिव में अगर आप यूज करते हैं एज एन एडजेक्टिव, सो इट इज ओनली यूज बिफोर नाउन. दैट मीन्स यू कैन नॉट से ही इज एल्डर एंड से कि एल्डर जो है एडजेक्टिव है. नहीं, व्हेन ही इज एल्डर लिखेंगे आप या ही इज एन एल्डर, सो ये एल्डर क्या बन जाएगा? नाउन. इट विल नो लॉन्गर रिमेन एन एडजेक्टिव. सो ओनली बिफोर नाउन लगता है, मतलब ही इज माई एल्डर ब्रदर. सो जब भी आप एल्डर इस तरह से इस्तेमाल करेंगे बिफोर नाउन, सो यहाँ पे नाउन हो जाएगा ब्रदर एंड यू आर यूजिंग एल्डर बिफोर दैट नाउन, तो ये है एडजेक्टिव फॉर्म में. तो यहाँ पे भी एग्जांपल एल्डर ब्रदर का दिया गया है, हिज एल्डर सिस्टर. द एल्डर यूज विदाउट अ नाउन इमीडिएटली आफ्टर इट टू शो हु इज द ओल्डर ऑफ द टू. द एल्डर ऑफ द टू सन्स. द एल्डर फॉर्म आर यूज बिफोर और आफ्टर somebody's name to show that they are older of the two. People who have the same name. The elder pit the elder. Next word is awake. एंड अवेक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, वर्ब की तरह भी यूज होता है. एंड व्हेन इट इज यूज एज एन एडजेक्टिव इट कैन नॉट बी यूज बिफोर नाउन. सो ये रेस्ट्रिक्शन क्या है कि नाउन के पहले नहीं लिख सकते. दैट मीन्स यू कैन नॉट से ही इज एन अवेक मैन, सो ही इज अवेक लिख सकते हैं. सो व्हेन यू से कि somebody is awake, then you are defining his quality कि वो जगा हुआ है. So it is not a verb. It is awake means it is his adjective. So to be awake, to be wide. So again ये टू बी वाइड अवेक या टू बी अवेक, मतलब आप इज के साथ इसको यूज कर सकते हैं. बट यू कैन ऑल्सो यूज, जैसे मैंने आपको बताया था अलग वर्ब्स, दैट ही लुक्स अवेक. सो अगर मैं बोलूँ कि ही लुक्स अवेक, मतलब वो जगा हुआ दिख रहा है. सो ये भी करेक्ट यूसेज है. या ही सीम्स अवेक, ऐसा लग रहा है कि वो जगा हुआ है. ही साउंड्स अवेक. तो अगर आपने किसी को फोन किया एंड किसने बोला क्या वो सो रहा था, तुमने जब फोन किया अपने फ्रेंड को, क्या वो सो रहा था, देन यू से नहीं ही साउंड्स अवेक या ही साउंडेड अवेक, ऐसा लग रहा था कि वो जगा हुआ है. सो इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं. बट यू कैन नॉट से कि ही इज एन अवेक मैन. दैट इज अ रॉन्ग यूसेज. तो आप बिफोर नाउन यूसेज नहीं कर सकते हैं. एंड बिफोर वी डू दिस एक्सरसाइज, एज आई सेड, ये कॉशनरी एक्सरसाइज है कि आपको समझ में आ गया कि आप एडजेक्टिव्स को कैसे भी करके यूज़ नहीं कर सकते हैं. आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, बट इतना ज़्यादा फिक्र मत कीजिए, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आप धीरे धीरे एडजेक्टिव्स यूज़ करेंगे, आपको बहुत इंट्यूटिवली आ जाएगा कि ये हम बिफोर द नाउन ही यूज़ कर सकते हैं या सिर्फ आफ्टर द वर्ब यूज़ कर सकते हैं. आपको बाय यूसेज, बाय प्रैक्टिस अपने आप आते जाएगा. सो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में आपको डिक्शनरी देखना है एंड ये बताना है कि ये ओनली बिफोर नाउन है, नॉट बिफोर नाउन है, या बोथ बिफोर नाउन एंड आफ्टर द वर्ब है. सो ये बिफोर नाउन होना चाहिए, यहाँ पे लिखा नहीं गया है. एंड आफ्टर द वर्ब बी. एंड मैंने आपको एक्सपैंड किया कि नॉट ओनली बी, देयर कुड बी मेनी अदर वर्ब्स. सो आई विल नॉट डू दिस पार्ट. यूज दीज वर्ड्स इन फ्रेजेस एंड सेंटेंसेज ऑफ योर ओन. आप जब डिक्शनरी खुद से कंसल्ट करेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारे यूसेजेस दिखेंगे, जैसे कि पिछले वाले पेज में आपने देखा. सो मैं जस्ट आपको एक हिंट देता हूँ एंड आप वेरीफाई भी कीजिए डिक्शनरी से कि आपको ये चीज़ हिंट मिलता है क्या कि इन एडजेक्टिव्स को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. सो पहला एग्जांपल ऑलरेडी बताया गया कि इनडिस्पेंसिबल आप बोथ बिफोर द नाउन एंड आफ्टर द वर्ब यूज़ कर सकते हैं. सो अगर आप बोलें ही इज़ इनडिस्पेंसिबल, तो इसका मतलब वो इनडिस्पेंसिबल यानी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड आप उसके बिना रह नहीं सकते. एंड ही इज़ एन इनडिस्पेंसिबल एसेट अगर आप बोलें, तो उसका मतलब भी सेम है कि बहुत इनडिस्पेंसिबल एसेट है हमारे लिए, उसके बिना हम नहीं रह सकते. सो यू कैन सी कि एसेट एक नाउन है, उसके पहले भी इंडिस्पेंसिबल यूज किया गया है. एंड ही इज इंडिस्पेंसिबल इज, दैट इज द वर्ब बी, उसके बाद यूज किया गया है. सो दोनों यूसेजेस पॉसिबल हैं. इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड कैन ओनली बी आफ्टर द वर्ब, सो इट विल नॉट बी बिफोर नाउन. सो यू हैव टू क्लिक. सो नॉट बिफोर नाउन मतलब ओनली आफ्टर वर्ब लिख सकते हैं आप, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो. So he is impressed, she is impressed, he looks impressed, he seems impressed, he became impressed. So ये जो है only after verb रहेगा. Afraid, impressed की तरह, it will also be only after verb. Outdoor, आउटडोर वर्ब के बाद नहीं लिख सकते आप. इट इज़ यूज्ड ओनली बिफोर नाउन. सो दिस इज़ एन आउटडोर गेम, जैसे आप बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन आउटडोर स्पोर्ट. पैटर्नल, पैटर्नल ऐसा वर्ड है जो आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं. दैट मीन्स अगर मैं एग्जाम्पल दूं आपको, तो माई इंस्टिंक्ट्स वर पैटर्नल. सो मेरे जो इंस्टिंक्ट्स है वो फादर लाइक थे. फादर लाइक जब भी आप बोलते हैं तो दैट इज पैटर्नल. एंड ही इज माई पैटर्नल ग्रैंडफादर. सो वो मेरे दादा हैं. सो पैटर्नल वर्ड हो गया. सिमिलरली मैटर्नल भी दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हैं. काउंटलेस, काउंटलेस आप ओनली बिफोर नाउन कर सकते हैं. सो समथिंग इज काउंटलेस आप नहीं बोलते हैं. यू से देयर आर काउंटलेस क्वेश्चंस, देयर आर काउंटलेस स्टार्स. सो काउंटलेस का मतलब होता है कि अनगिनत, एंड इट इज ओनली यूज बिफोर नाउन. एंड प्राइसलेस, प्राइसलेस आप दोनों तरीके से यूज करते हैं. जैसे दिस गिफ्ट इज प्राइसलेस. प्राइसलेस का मतलब अमूल्य होता है. सो समथिंग इज प्राइसलेस, या इट इज अ प्राइसलेस ज्यूल. सो आप किसी चीज़ को प्राइसलेस बता सकते हैं बिफोर द नाउन यूज करके भी एंड आफ्टर द वर्ब यूज करके भी. सो बोथ यूसेजेस आर पॉसिबल.
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। आप हमें कमेंट्स एंड फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अब आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी आईडीज़ आपकी स्क्रीन पर हैं। इस चैप्टर के स्पीकिंग एंड राइटिंग एक्सरसाइजेस के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।